विराम चिन्ह। बच्चों, आप सब विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं ना? क्या कहा? नहीं? हाँ, चलो कोई बात नहीं। आज मैं आप सबको विराम चिन्हों के बारे में बताऊंगी। आप सब इसके लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात ध्यान से सुनना। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। चलिए इसे दो लोगों की बातचीत के द्वारा समझते हैं। राजीव, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? कल हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कैसे? सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। ओहो, क्या बहुत अधिक चोट लगी? हाँ, हम सभी को चोट भी आई और नुकसान भी हुआ। ओहो, कौन कौन था गाड़ी में? मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता। सभी सुरक्षित तो है ना? मेरे पैर की हड्डी टूट गई क्योंकि मैं आगे बैठा था। पापा को भी पैर में चोट लगी। माँ और बहन को ज्यादा चोट नहीं आई क्योंकि वे पीछे बैठी थीं। इन लोगों की बातचीत में आपने देखा तथा सुना कि वे बातचीत करते समय कई स्थानों पर रुके तथा कई प्रकार के भाव प्रकट किए। इस प्रकार बातचीत करते समय अपनी बात को स्पष्ट करने तथा उसमें भाव उत्पन्न करने के लिए बीच-बीच में किसी शब्द या वाक्य के बाद रुकना आवश्यक होता है। इसी प्रकार लिखते समय भी हम कई स्थानों पर रुकते हैं या कुछ विशेष भाव प्रकट करते हैं, जिन्हें हम कुछ चिन्हों की सहायता से प्रकट करते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए अब इन लोगों की बातचीत का लिखित रूप देखते हैं। महेश: राजीव, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? राजीव: कल हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महेश: कैसे? राजीव: सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। महेश: ओह, क्या बहुत अधिक चोट लगी? राजीव: हाँ, हम सभी को चोट भी आई और नुकसान भी हुआ। महेश: ओहो, कौन कौन था गाड़ी में? राजीव: मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता। महेश: सभी सुरक्षित हैं ना? राजीव: मेरे पैर की हड्डी टूट गई क्योंकि मैं आगे बैठा था। पापा को भी पैर में चोट लगी। माँ और बहन को ज्यादा चोट नहीं आई क्योंकि वे पीछे बैठी थीं। बच्चों, महेश और राजीव की बातचीत के इस लिखित रूप में आप कुछ चिन्ह देख रहे हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह हैं, जिनकी सहायता से बोलने वाले के भाव प्रकट हो पा रहे हैं तथा उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से समझ आ रही है। जैसे पहले वाक्य में, महेश: राजीव, कल तुम स्कूल नहीं आए। इस वाक्य में महेश के बाद दिया गया चिन्ह ये प्रकट कर रहा है कि अब महेश द्वारा कहा गया वाक्य शुरू होने वाला है या आगे महेश द्वारा कहा गया वाक्य लिखा है। इस वाक्य के दूसरे शब्द राजीव के बाद लगा ये चिन्ह राजीव को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया गया है तथा वाक्य के अंत में लगा ये चिन्ह महेश द्वारा राजीव से कुछ प्रश्न करने का संकेत प्रकट कर रहा है। बच्चों, इस प्रकार लिखित भाषा में कई विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब विराम चिन्हों के प्रकारों के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। विराम चिन्ह का नाम: विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। चलिए अब एक एक करके इन विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। पूर्ण विराम। बच्चों,
इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के अंत में होता है। इस चिन्ह द्वारा कथन या वाक्य की पूर्णता का बोध होता है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूं। इन वाक्यों में इस चिन्ह द्वारा बच्चों के खेलने तथा पत्र के लिखने का पूर्ण रूप से पता चल रहा है। अर्धविराम। बच्चों, जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है, तब वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था, वही मेरा दुश्मन बन गया। कल मेरे मित्र आए, हम घूमने गए, हमने बहुत मजे किए। अल्पविराम। अल्पविराम का अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना। बच्चों, पढ़ते या बोलते समय जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है, वहां इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के दो शब्दों के बीच भी किया जाता है और संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। मेज पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं। रवि, इधर आओ। इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग रवि को संबोधित करने के लिए किया गया है। प्रश्न सूचक चिन्ह। ये चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम कब तक वापस लौटोगे? क्या मैं कक्षा में आ सकता हूं? इन वाक्यों में कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहां ये चिन्ह लगाया गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे अरे, कहाँ चल दिए? छी छी, इतनी गंदगी कैसे? शाबाश, मुझे विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। उद्धरण चिन्ह। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने तथा इखरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग नाम, उपनाम या किसी पुस्तक के नाम पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। मधुशाला हरिवंश राय की श्रेष्ठ काव्य कृति है। योजक चिन्ह। दो या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मजदूर दिन रात काम करता है, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो। विवरण चिन्ह। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक और ग भाववाचक। कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग इन स्थितियों में किया जाता है। किसी पद का कार्य स्पष्ट करने के लिए, दिन यानी दिवस, दीन यानी गरीब, क्रम का बोध कराने के लिए, अ, आ, 1, 2, 3, नाटक में भावों की अभिव्यक्ति के लिए, राहुल गुस्से से, तुम सभी यहां से चले जाओ। हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह। बच्चों, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुदीप बहुत अच्छा लड़का है, नीरा कल आएगी। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन, उद्धरण और संवादों में तथा उदाहरण शब्द के बाद या विवरण देने से पहले किया जाता है। जैसे राम बोला, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। अध्यापिका ने कहा, आप अपनी किताबें खोलिए। लाघव चिन्ह।
बच्चों, लाघव चिह्न का प्रयोग बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। बड़े शब्द के पहले अक्षर को लिखकर उसके आगे लगा दिया जाता है। पंडित, डॉक्टर, डॉक्टर सुनील कुमार जैन। अब आप विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छी प्रकार से करना सीख गए होंगे।